Hey everyone, this is Shubham Dashura, and in this video we're going to be discussing a very important portion of inorganic chemistry, that is stability of coordination compounds और stability of transition metal complexes. ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज जो है मेनली वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं. इसके रीजंस हमने पढ़े हुए हैं. फॉर एग्जांपल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ट्रांजिशन मेटल्स में, और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, साइज छोटी होती है, और एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उनकी स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, अगर कोई भी नॉर्मल मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई उसका शेल्फ लाइफ कितना है, उस हिसाब से हम बोलते हैं कि वो स्टेबल है या नहीं है. फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैंने उसको एक डब्बे में बंद किया और उसको शेल्फ में जाके रख दिया. अब वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर उस टाइम क्या कंडीशंस है. अगर कंडीशंस फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वो डिग्रेड हो जाए. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो वो उस कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो ऐसे डिपेंड करने वाले फैक्टर्स को हम क्राइटेरिया नहीं बना सकते, इसीलिए हमको कुछ नई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी. तो हम दूसरी चीज़ की ओर बढ़े. हमने क्या देखा कि मैंने उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाई. ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने तो एसिड के साथ रिएक्शन शो कर दी, दूसरे ने नहीं की. किसी ने एसिड के साथ शो नहीं करी, बेस के साथ करी. तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड जो है वो स्टेबल है या नहीं है? क्योंकि वो तो अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है. इसी सारी जो मैस है इसको हटाने के लिए हम लोग एक मस्त वाला तरीका लेके आए हैं, मतलब डिफाइन किया है. तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, या कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है कि स्टेबिलिटी को हम दो चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं. पहला उसकी थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, और दूसरी उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी. अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो थर्मोडाइनमिक्स ने हमको क्या बोला था? थर्मोडाइनमिक्स हमको ये बता सकता था कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी. डेल्टा जी की वैल्यू हम पढ़ते थे थर्मोडाइनमिक्स में, कितनी सारी टर्म्स पढ़ते थे हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट पढ़ते थे, हम लोग डेल्टा जी पढ़ते थे. डेल्टा जी का रिलेशन हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से करते थे, इसका रिलेशन हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से करते थे, इसका रिलेशन हम लोग पीएच से करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें. तो थर्मोडाइनमिक्स हमको क्या बोलती थी कि भाई अगर ये जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू निगेटिव है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और हो जाएगा. अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. कहने का मतलब क्या है कि थर्मोडाइनमिक्स मुझे सिर्फ ये बता सकता था कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कितना तेज होगा, कितनी रैपिडली रिएक्शन होगी, 1 मिनट में होगी, 1 सेकंड में होगी, 10 सेकंड में होगी, 10 मिनट में होगी, 1 साल में होगी, कितनी देर में होगी, वो मुझे थर्मोडाइनमिक्स नहीं बता सकता. बस इतना बता सकता है कि होगी या नहीं होगी. तो कितने टाइम में होगी ये मुझे कौन बताता था? ये मुझे बताता था मेरा केमिकल काइनेटिक्स. याद है केमिकल काइनेटिक्स मुझे बताता था, वो कैसे बताता था? वो बताता है रेट से, रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इस जब भी काइनेटिक वर्ड आ जाए ना तब कुछ पॉइंट्स दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाने चाहिए, जैसे कि रेट हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ऐसे ही रिलेटेड टर्म्स. मतलब उस अप्रोच को हमको लेके चलना है साथ में. ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी की. कोई भी कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कब कहा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर x है, x छोड़ो, यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, एक्वस कॉम्प्लेक्स लिया है मैंने, जिसके ऊपर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये किसी लिगेंड के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, और मेरे पास नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है MH2O Y और L Z और N+. ठीक है, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये मैं यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए ज़्यादा. ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये स्टेबल है या नहीं थर्मोडाइनमिकली, ये मुझे कैसे पता चलता है? ये मुझे पता चलता है इसकी Kf की वैल्यू से, फॉर्मेशन कांस्टेंट. कहने का मतलब क्या है? जब मैं इस लिगेंड को और इस एक्वस कॉम्प्लेक्स को मिक्स करूंगा तो इक्विलिब्रियम कितना जल्दी आता है.
अगर जितना लेट इक्विलिब्रियम आएगा इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, दोनों पसंद नहीं करते एक दूसरे को, तो उतना ही कम KF आएगा। और जितना फास्ट ये लोग रिएक्ट करेंगे उतना ही जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगा और उतनी ज़्यादा KF की वैल्यू भी होगी। ठीक है, अब इस KF को हम लोग बहुत सारी तरीकों से, और हाँ ये कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है कि एक ही स्टेप में हो गया, पहले एक लिगेंड मतलब इसके अंदर आएगा फिर दूसरा आएगा। अपन लोग पढ़ते हैं ना ऐसे M + L = ML1, फिर ML1 + L = ML2, ऐसे ऐसे स्टेप वाइज पढ़ते हैं। वो सब मतलब बिल्कुल सिंपल चीज़ें, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। KF की वैल्यू, कुल मिला के पॉइंट ध्यान रखने का कि KF की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इस कॉम्प्लेक्स की उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी चीज़ को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेट कर सकते हैं कि जितना जल्दी यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, जितना हाई वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उतनी ही ज़्यादा इस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं रिलेट कर सकता हूँ किससे? डेल्टा जी से, गिब्स फ्री एनर्जी से। और इसी गिब्स फ्री एनर्जी को मैं फिर रिलेट कर सकता हूँ, तो इस डेल्टा जी को हम लोग रिलेट कर सकते थे -RT log Kc से। ये Kc क्या है? ये Kc हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, T टेम्परेचर है और R नॉर्मल जो कांस्टेंट होता है वो है। और ऐसे ही हम लोग इसको डेल्टा जी को रिलेट कर सकते थे -NF से, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट कर सकते थे। तो कुल मिला के हमारे को इस डेल्टा जी की वैल्यू, इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग कंडीशंस में हम लोग देखेंगे और हमको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पता लग जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सेस ना दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। कौन कौन से? या तो वो स्टेबल हो सकते हैं या फिर वो अनस्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, टर्म कौन कौन सी ध्यान में रखनी है? मुझे यहाँ पर डेल्टा जी ध्यान में रखनी है, मुझे यहाँ पर पीएच ध्यान में रखना है, मुझे यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है? मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान में रखना है, और के फॉर्मेशन कांस्टेंट ध्यान में रखना है, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ध्यान में रखना है। तो ये कुछ टर्म्स ध्यान में रखनी है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डिफाइन करते वक्त। ठीक है, अब काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है? काइनेटिकली स्टेबल कोई भी मॉलिक्यूल कब कहा जाएगा? जब हमको ये पता चल जाए कि वो कितनी फास्ट रिएक्शन शो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काइनेटिक स्टेबिलिटी उसकी बैठे रहने की क्षमता को कभी नहीं देखता, वो ये देखता है कि वो कितना फास्ट रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। चलो, काइनेटिक स्टेबिलिटी ने बोला कि कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, लेबाइल, और दूसरा हो सकते हैं इनर्ट, मतलब या तो वो रिएक्शन शो कर देंगे या फिर नहीं करेंगे। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जैसा कि इनर्ट गैस होती है वो रिएक्शन शो नहीं करती है, तो वो बोलते हैं कि भाई वो कॉम्प्लेक्सेस जो रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं वो होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। और लेबाइल कौन से होते हैं? जो कि अपनी प्रेजेंट स्थिति से खुश नहीं है, उनको चाहिए कि कोई लिगेंड उनके अंदर आके सब्स्टिट्यूशन शो कर दे, वो इलेक्ट्रॉनों की भरमार लेके आए और उसकी जिंदगी में चार चांद लगा दे। ठीक है, तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे लेबाइल। अभी एक एग्जांपल लेते हैं और बहुत ही मस्त समझ में आएगा एकदम, देखना। मेरे पास एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है। अमोनिया के लिगेंड लगाए हैं 4 और वाटर के लिगेंड्स लगाए हैं 2, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +2। जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो ये तुरंत से पहले ये चेंज हो जाता है CuCl4-2 में। कहने का तात्पर्य क्या था? कहने का तात्पर्य ये था कि ये जिस स्थिति में बैठा हुआ था पहले, वो खुश नहीं था, वो चाहता था कि कोई ना कोई तो आवे इलेक्ट्रॉन लेके और मुझे मेरी इस बदहाल स्थिति से निकाल देवे। कॉन्सेंट्रेटेड HCl ने वो कार्य कर दिया और इसको चेंज कर दिया CuCl4-2 में। ये कब हो पाया? ये इसलिए हो पाया, ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब यहाँ पर जगह थी, यहाँ पर वो कंडीशंस थी सारी की लिगेंड कोई भी दूसरा आके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन शो कर पाता। उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पर लिगेंड्स के सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है या फिर वो फेवर करते हैं उसी चीज को, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए फेवर करते हैं, और वही चीज बताती है काइनेटिक स्टेबिलिटी को। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या है?
एक और एग्जांपल लेते चलो, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ CO, कोबाल्ट का एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेता हूँ CONH3 और यहाँ पर +2। ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स जब मैं इसके अंदर डालता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, गर्म भी कर दूं तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये अपनी प्रेजेंट स्थिति से बहुत ही ज़्यादा खुश है। चार मस्त 6 के 6 अपने अमोनिया लिगेंड बैठे हुआ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है और कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है इसको कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन चाहिए। इसीलिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, बहुत ही लो आएगी, अप्रोक्सीमेटली 0 आएगी, इसीलिए इनको बोला जाएगा इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। मैंने बताया भी था कि जैसे ही काइनेटिक्स की बात स्टार्ट करती है मुझे दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट। अब ऐसे तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, अगर मैं बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर गर्म कर दूं तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बट वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, वो तो अनफेवरेबल कंडीशन करके तो हम कुछ भी करवा सकते हैं, बट वो सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये होती है थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब बात आती है कि भाई थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी में रिलेशन क्या है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर करके चलने की, थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी एक अलग है चीज और काइनेटिक स्टेबिलिटी एक अलग है, मतलब दोनों को ऐसे साथ में चलने के लिए बिल्कुल दिल पे लेने की वाली बात नहीं है, ठीक है। थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी में फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल लेके चलते तो क्लियर हो जाएगा। NiCN का होल 4 और इसके ऊपर -2 चार्ज, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है ना, ये थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि इसकी Kf की वैल्यू और वो सब वैल्यूज बहुत अच्छी है और ये आसानी से बन जाता है। Kf मतलब हाई है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव है और मस्त मस्त चीजें चल रही है इसमें, थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है, बट ये काइनेटिकली लेबाइल है। क्या है ये, काइनेटिकली लेबाइल है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ ना तो ये तुरंत यहाँ पर लिगेंड्स को बदलवाना चाहता है, ये साइनाइड पसंद नहीं कर रहा है। कारण हो सकते हैं कुछ भी, पर पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट कि ये केमिकली सॉरी काइनेटिकली ये है लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ये लिगेंड को यहाँ से फटाफट फटाफट सब्स्टिट्यूट करवाना चाहता है। इसी तरीके से मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कोबाल्ट का हेक्सा अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा था, काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसने कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करी थी, बट ये कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। तो कहने का पॉइंट क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है कॉम्प्लेक्स तो जरूरी नहीं है कि वो काइनेटिकली इनर्ट ही होगा, वो काइनेटिकली लेबाइल भी हो सकता है। और सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है तो जरूरी नहीं है कि वो काइनेटिकली लेबाइल ही होगा, वो इनर्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, कुछ मिला के 5-6 फैक्टर्स है, उनको देख लेते हैं फटाफट। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसके अंदर दो चीजें हैं, पहला है साइज और दूसरा है चार्ज। देखो अगर मैं 3D सीरीज के केस में बात करूं तो जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम की जो साइज है वो डिक्रीज करती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब इसके लिए ना बहुत ही मस्त वाली सीरीज है जिसको बोलते हैं इरविंग विलियम्स सीरीज। तो उसमें हम पूरा ऐसे ऑर्डर जमा देते हैं, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और इनको भी ले लेते हैं, उसको देखने की जरूरत अभी नहीं है, चल जाएगा काम। उसमें बस एक बात ध्यान रखनी की कॉपर है ना वो जिंक से ज़्यादा स्टेबल होता है, बाकी पूरा ऐसे 3D की ऐसे पूरी सीरीज चलती है। यहाँ पर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तो ऐसे चलती है स्टेबिलिटी, क्योंकि कॉपर सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है 3D के केस में, बट वो जिंक से भी ज़्यादा बनाता है। ये इसको बोलते हैं इरविंग विलियम्स सीरीज। यहाँ पर आगे कुछ और एलिमेंट्स भी है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है चार्ज। कुल मिला के बात क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दूसरा बात है चार्ज, जितना उस पर ज़्यादा चार्ज होगा, या मैं कहूँ कि जितना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतना ही वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं।
स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरी बात आती है भाई नेचर ऑफ लीगेंड। लीगेंड कैसा है वो भी उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूं अमोनिया, वाटर और फ्लोरीन को, तीनों में से अच्छा लीगेंड कौन है? अगर तुमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है तो तुम फट से बता दो कि अमोनिया जो है वो मस्त लीगेंड है, वाटर एवरेज है और फ्लोरीन वीक लीगेंड है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अमोनिया जो है वो अच्छी तरीके से बेसिसिटी शो कर पाता है, अच्छी तरीके से जो एटम है उसको डोनेट कर पाता है अपने इलेक्ट्रॉन, जबकि वाटर कम अच्छी तरीके से और फ्लोरीन बिल्कुल ही बेकार से तरीके से डोनेट करता है। अच्छा, और यहाँ पर ना एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन मेटल लिगेंड बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन मेटल लिगेंड बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये ना HSAB से भी रिलेशन रखता है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। यहाँ पर मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस ले लेता हूँ, AgF2 माइनस 2, Ag माइनस, मैंने कहा AgCl माइनस, Cl2 माइनस और AgI2 माइनस। इन तीनों में से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है? अगर तुमने HSAB वाला जो पोर्शन है वो पढ़ा हुआ है तो तुमको पता चल जाएगा कि ये भी सॉफ्ट है और ये भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बट एक्चुअल में इसका रीजन हम इस चीज़ से भी दे सकते हैं कि इस जो कॉम्बिनेशन के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है मेटल और लिगेंड बॉन्ड में, और इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ये भी थंब रूल है। ओके, अगला फैक्टर क्या है? अगला फैक्टर है रेजोनेंस। वो लिगेंड्स जो कि रेजोनेंस शो कर सकते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दैट्स इट। कीलेशन इफेक्ट, साइक्लिक लिगेंड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर एग्जांपल CH3NH2 का लूँ, एक इथाइलिन डाइअमीन का लूँ और एक ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन जिसको ट्राइन बोलते हैं, उन तीनों का एग्जांपल लूँ, तो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कौन बनाएगा? ये बनाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन तीनों में ये साइक्लिक लिगेंड है और वो कीलेशन इफेक्ट शो करेगा। इस कारण से स्टेरिक इफेक्ट, जितना ज़्यादा बल्कि लिगेंड होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वो स्टेरिक, वो ऐसे ज़्यादा अलाउड नहीं करता ऐसा मेटल ज़्यादा भारी भारी लोगों को आसपास। ठीक है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखने के चलने का। देखो CFSE जैसे जैसे बढ़ेगी ना, इसका डायरेक्टली रिलेशन है कि स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ेगी। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, तो जैसे जैसे यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो काइनेटिकली इनर्ट होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा और काइनेटिकली इनर्ट होगा जैसे जैसे यहाँ पर CFSE बढ़ेगी। ठीक है, सो या दिस वाज ऑल अबाउट द stability of transition metal complexes. Thank you so much for watching the video. Goodbye, take care and keep studying chemistry. Thank you.